लकी राधिका को लेकर प्लेन में बैठ गया था। हालांकि पृथ्वीराज जानते थे कि सबसे कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने लकी को जाने की इजाजत दे दी थी। इधर शोएब की हालत खराब हो जा रही थी। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि लकी के ना मरने से वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता था। वो निशा को छोड़कर निकल गया। इधर राधिका की हालत खराब होती जा रही थी। वो फिर से बेहोश हो गई। लकी, रीना और बाकी लड़कियों को साथ में लेकर आश्रम जाने के लिए रवाना हो गया था। रीना ड्राइवर को रास्ता बताती जा रही थी और वो उस मुश्किल रास्ते पर खराब मौसम में आगे बढ़ते जा रहे थे। वहां पर आम सड़कें नहीं थी। जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे तो लकी ने देखा कि वो जमीन से काफी ऊपर आ गए थे। उनके आसपास सिर्फ पहाड़ थे और उनके बीच से टेढ़े मेढ़े रास्ते गुजर रहे थे। जैसे ही वो लोग आश्रम के पास पहुंचने को थे कि अचानक से रीना को कुछ याद आया और उसने लकी से कहा, लक्ष्मण जी, मैंने अभी तक आश्रम की मेरी साथियों को गुरु माँ के चले जाने की खबर नहीं दी थी। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया था कि उनकी जगह वो आपको नया गुरु बनाकर गई हैं। रीना ने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब काम तुम्हारा है, तुम बाद में देख लेना। अभी मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि राधिका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बस। लकी ने गाड़ी के बाहर देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मण जी, हम यहाँ तक आ गए हैं तो अब राधिका जी को तो ठीक करके ही मानेंगे। हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, देखिएगा आप। रीना ने कहा और उसके बाद अपना फोन निकाला। वो किसी को फोन कर रही थी। उधर लकी अपने बगल में बैठी राधिका के सिर को मले जा रहा था। उसका बदन ठंडा होने लगा था और उसकी सांसें भी बहुत कम होने लगी थी। लकी को बहुत डर लग रहा था। उसका रह रह कर रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर इस वक्त उसने हिम्मत छोड़ दी तो कोई भी हिम्मत नहीं रख पाएगा। हम बस पहुंचने ही वाले हैं राधिका, बस आने ही वाले हैं, लकी ने उसके कानों में कहा और धीरे से राधिका के ठंडे गाल को चूम लिया। राधिका टस से मस नहीं हो रही थी। लक्ष्मण जी, मैं अभी आश्रम की मेरी सारी साथियों से कह देती हूँ कि वो गिरीम के फूल की तलाश करना शुरू कर दें और जिसे जहाँ जितने फूल मिल पाए ना उसे इकट्ठा करना शुरू कर दें। इसके अलावा मैं उन्हें आपके और राधिका जी के स्वागत की तैयारी करने के लिए भी कह देती हूँ, रीना ने कहा और आश्रम का नंबर लगाने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उधर फोन ही नहीं लग रहा था। वो बार बार लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आश्रम का फोन बिजी आ रहा था। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वो इतनी देर से फोन लगाए जा रही थी, लेकिन फोन था कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने सोचा कि उसे ऑफिस में फोन लगाना चाहिए, शायद इस वक्त उसे ऑफिस में कोई मिल जाए। इसलिए उसने अपने कांटेक्ट में से ऑफिस का नंबर निकाला और फिर फोन लगाना शुरू कर दिया। घंटी जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे घंटी खाली जाती रही थी, वैसे वैसे रीना के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसने तीसरी बार फिर फोन किया। अब की बार जैसे ही घंटी गई, उधर से आवाज आई, हेलो। ये सुनते ही रीना की जान में जान आ गई। वो इस चीज का तो इंतजार कर रही थी। उसने इधर से कहा, हेलो, मैं रीना बात कर रही हूँ। मैं कह रही थी। इससे पहले कि इधर से रीना अपनी तरफ से कुछ कह पाती, उससे पहले उधर से आवाज आई, रीना दी, आप कहाँ चली गई थी? और बाकी की बहनें वो कहाँ है? और हमारी गुरु माँ वो कहाँ है? आप लोगों के चले जाने की वजह से आश्रम बिखरने लगा है। आश्रम की सभी बहनें बहुत कमजोर होने लगी हैं। इसके अलावा बाहर के लोग आकर हमारे आश्रम पर हमला करने लगे हैं। बर्फबारी ने भी हमारा हाल खराब कर रखा है। ऐसे में कुछ लोग आश्रम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर हमला किए जा रहे हैं। आप जल्दी से गुरु माँ और बाकी सारी बहनों को लेकर यहाँ आ जाइए और इन लोगों से निपटने में हमारी मदद कीजिए, उधर से एक लड़की ने घबराती हुई आवाज में कहा। क्या? कौन है वो लोग? क्या उन्हें अपनी जिंदगी अब प्यारी नहीं? उन्हें कहो कि आश्रम के गुरु जल्द ही आश्रम में आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी आश्रम की तरफ गलत नजर उठाने की कोशिश भी की ना, उसकी आंखें नोच ली जाएगी। किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, इधर से रीना ने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा। बाकी बहनों के साथ साथ लकी का ध्यान भी रीना की तरफ चला गया था। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ रहा था कि आश्रम ठीक हालातों में नहीं था। आप वापस आ रही हैं? गुरु माँ भी आ रही है क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर दी है दीदी आपने। मैं अभी आश्रम की सारी बहनों को ये खबर देती हूँ। जैसे ही वो ये सब सुनेंगी ना कि उनकी गुरु माँ आ रही है, खुशी के मारे पागल हो जाएंगी सब, देखिएगा आप, उस लड़की ने कहा और बिना आगे की बात सुने ही फोन काट दिया। क्या हुआ? चल क्या रहा है ये?
लकी ने रीना से पूछा। कुछ नहीं लक्ष्मण जी, जब से गुरु माँ और हम चारों आश्रम से निकले हैं ना, तब से यहाँ के कुछ लोग हमारे आश्रम पर कब्जा करने के लिए ना हमला किए जा रहे हैं इसके ऊपर। मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है, और एक बार पहुंचने के बाद ना मैं उन सब की आंखें फोड़ दूंगी। रीना ने गुस्से में कहा, ये कौन लोग हैं? यहाँ गांव में भी ऐसा कुछ होता है क्या? लकी ने हैरानी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी हालात इतने खराब होंगे। उसने मरते मरते सासू माँ से यही वादा किया था कि वो उसके आश्रम को कुछ भी नहीं होने देगा। उसके जाने के बाद वो उसके ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। ऐसे में अगर कोई लोग इस तरह से आश्रम के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे तो इसमें उसकी गलती थी। आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी गुरु होने के नाते लकी की ही थी। यहाँ आश्रम के आसपास ना छोटे मोटे गांव हैं और कम से कम 10 छोटे बड़े गिरोह रहते हैं उसमें। ये जगह शहर से दूर है, इसलिए ना यहाँ पुलिस के आने का खतरा है और ना ही गांव वालों से किसी का कोई डर। सुनसान इलाके का फायदा उठाकर ये लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। पहले तो यहाँ और ज्यादा गिरोह थे, लेकिन गुरु माँ के आने के बाद हम सबने मिलकर उनका सफाया कर दिया। उसके बाद किसी की भी ना आश्रम के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि गुरु माँ से लड़ने के लिए ना वो भी अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेकर आए थे जिन्हें मार्शल आर्ट आती थी, लेकिन फिर भी वो गुरु माँ के आगे बच्चे थे। लेकिन हमारी जो बहनें हैं वो उनके मुकाबले बहुत कच्ची हैं। ऐसे में अब देखने पर ही पता चलेगा कि हालात क्या है, रीना ने कहा। लकी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। पहले तो लकी यहाँ पर सिर्फ राधिका को ठीक करने के लिए ग्रीम का फूल लेने आया था, लेकिन अब उसे उसकी आंखों के सामने और बड़ी समस्या नजर आने लगी थी। वो देख पा रहा था कि वो जो यहाँ सोच कर आया था सिर्फ वही करके वो यहाँ से नहीं जा सकता था। जब वो ये सब चीजें सोच ही रहा था तभी राधिका को फिर से उल्टी हो गई। लक्ष्मण जी, राधिका जी को खून की उल्टी हुई है। इतने में पास में बैठी मीना ने कहा। लकी ने देखा कि गाड़ी की सीट पर और मीना के कपड़ों पर खून ही खून हो गया तो वो सन्न रह गया था। राधिका के खून का रंग भी अब काला सा पड़ने लगा था। ड्राइवर ने बीच में ही गाड़ी रोक दी। नहीं, गाड़ी मत रोको, तुम चलने दो, वो संभाल लेंगे। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो हम देख लेंगे, रीना ने ड्राइवर से कहा। इधर लकी ने देखा कि सीट के आसपास और उसके पैरों के नीचे ढेर सारा खून इकट्ठा हो गया था। राधिका का चेहरा अब और भी पीला पड़ने लगा और उसकी चमड़ी भी सूखने लगी थी। दवाई कहाँ है? वो दवाई कहाँ है, उसे दो, लकी ने कहा। लक्ष्मण जी, दवाई तो हम पहले ही नहीं दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इन्हें दवाई असर कर रही है, मीना ने कहा। उसकी उल्टी में जो दवाई थी वो भी वापस आ गई थी। लकी, लकी, इतने में राधिका के मुंह से बहुत जोर से आवाज निकली। उस आवाज को सुनकर उसके आसपास बैठे सभी लोगों के जैसे कान खड़े हो गए। इतने में उसने अपनी आंखें खोली और आगे कहा, झूठ बोल रहे हो ना तुम मुझसे, झूठ बोल रहे हो ना, मुझे कोई खांसी जुकाम नहीं हुआ है, मैं ठीक नहीं हो रही। लकी, लकी, तुम सच बताओ कि मुझे क्या हुआ है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे लगता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं ना वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे लकी, राधिका ने कहा और अपनी आंखें फेरने लगी। उसकी सांसें छोटी और तेज हो गई थी। उसके मुंह के किनारे पर अभी भी खून लगा हुआ था और उसके दांतों का कुछ हिस्सा लाल हो गया था। नहीं राधिका, 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 मेरी बात सुनो राधिका, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। हम आश्रम जा रहे हैं, वहां पर क्रीम के फूल का रस जैसे ही तुम्हारे मुंह में जाएगा ना, ठीक हो जाओगी तुम उसे खाते ही ठीक हो जाओगी, मेरा विश्वास करो राधिका, लकी ने कहा और राधिका के गालों को थपथपाने लगा। उसकी उंगलियों पर राधिका के खून के निशान लगने लगे थे। उसके आंसू राधिका के गालों पर गिरने लगे थे। लकी, लकी, मैं लकी, राधिका को सांस नहीं आ रही थी। उसकी आंखें सफेद और सफेद होने लगी और एक बार अपनी आंखें को दाएं से बाएं घुमाने के बाद उसने उसे फेर लिया। राधिका, राधिका, लकी जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने राधिका की नाक के नीचे हाथ लगा कर देखा तो पाया उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। ऐसे में लकी ने रीना की तरफ देखा और रीना ने ड्राइवर से गाड़ी और तेज चलाने के लिए कह दिया। लकी ने राधिका को अपनी बाहों में लेटा लिया था और उसके पैर उसने मीना की गोद में रख लिए थे। वो बार बार उसके चेहरे को थपथपाया जा रहा था। नहीं राधिका, नहीं नहीं राधिका, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा राधिका। भैया देखना, हमें एक साथ बहुत कुछ देखना है राधिका। अभी तो हमें ढेर सारे काम करने, शादी करनी है, अपना घर बसाना है, दुनिया घूमनी है। ये सब मैं तुम्हारे बिना कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा राधिका, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, उठो, लकी ने कहा और आखिर में चिल्लाने के बाद उसकी आंखों से आंसू धड़ाधड़ बहने लगे। अब वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो
जो बांध उसने इतनी देर से बांध रखा था वो अब टूट चुका था और लकी के आंसुओं से राधिका का पूरा चेहरा भीग गया। लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मगर लकी भी जानता था कि इस वक्त सिर्फ रोने से काम नहीं चलने वाला था। उसने राधिका को थोड़ा सा उठाया और उसे पीठ के बल लेटा दिया। इसके बाद वो राधिका की पीठ की मालिश करने लगा। उसे जितना जोर से हो पा रहा था वो अपना हाथ चलाए जा रहा था। भले ही अभी राधिका की जो हालत थी, लेकिन लकी को इस बात पर पूरा विश्वास था कि जब तक वो राधिका के साथ में था तब तक वो उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। राधिका इतनी आसानी से तो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर एक बार राधिका उसकी जिंदगी से चली जाती तो शायद लकी भी इन्हीं पहाड़ों में कूद कर अपनी जान दे देता। वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकता था। वो बस राधिका की पीठ को सहलाए जा रहा था। उसे लग रहा था कि राधिका को इससे मदद मिल रही थी। वो फिर से सांस ले सकती थी। रीना, मीना, टीना और शीना, उसने जब राधिका और लकी को इस हाल में देखा तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। वो राधिका के बचने की दुआएं कर रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा